एक नन्ही सी लिटिल फिश अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए आराम से गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है। सपने में उसे दूर एक बड़ा सा जादुई कैसल दिखाई देता है। लिटिल फिश उस कैसल की तरफ क्यूरियसिटी से बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पास गई, अंधेरा गहरा होता गया और कैसल के अंदर झांकती है जहाँ हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। जगह जगह सिपाही पहरा दे रहे थे। लिटिल फिश छुपते छुपाते कैसल के अंदर चली जाती है और कैसल के एक कोने वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वो कैसल का जेल था जहां सिर्फ सीधे कैसल के रास्ते से आया जाया जा सकता था, क्योंकि कमरे के बाहर चारों तरफ गहरा पानी था। लिटिल फिश जेल में एक सुंदर लड़की और एक बूढ़े कपल को देखती है जो बेसुध सी हालत में वहां बंधे डले थे। लिटिल फिश उनके पास जाती है और पूछती है कि वे लोग कौन हैं और यहाँ क्यों हैं। तब लड़की बताती है कि वह इस किंगडम की प्रिंसेस है और उसका नाम प्रिंसेस शाइन है और ये उसके माता पिता हैं। तब लिटिल फिश पूछती है कि अगर वह प्रिंसेस है तो यहाँ कैद क्यों है। तब प्रिंसेस शाइन बताती हैं कि एक दिन प्रिंस एवलिन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तो प्रिंसेस डस्क, जिसे सब प्रिंसेस ईविल भी कहते हैं, उसने अपना ईविल जादू पूरे किंगडम पर कर दिया और हम सबको हिप्नोटाइज कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ कैद थी और प्रिंस एवलिन का कुछ पता नहीं कि वे कहाँ गए। ऐसा कहते कहते प्रिंसेस शाइन रोने लगती है। तब लिटिल फिश उसको गले लगाती है और कहती है कि वह उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेगी और दोनों मिलकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगी। लिटिल फिश प्रिंसेस शाइन को पानी के जरिए खुफिया तरीके से जेल से रिहा करा लेती हैं। वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में आकर प्रिंसेस शाइन बताती है कि यहाँ महीनों से उजाला नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसेस डस्क ने अपने मैजिक से सन को कवर किया हुआ है। अंधेरा उसे ज़्यादा ताकत देता है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। लिटिल फिश पूछती है तो इसे सही करने का कोई तो तरीका होगा। तब प्रिंसेस शाइन बताती है कि अगर वो ईविल प्रिंसेस के कमरे से एक जादुई क्रिस्टल है, अगर वो ले आए तो वो उसका जादू खत्म कर सकती है। तब लिटिल फिश छुपते छुपाते प्रिंसेस डस्क के रूम में जाती है और वो जादुई क्रिस्टल लाकर प्रिंसेस शाइन को दे देती है। प्रिंसेस शाइन उस क्रिस्टल को ले जाती है और एक आग में डाल देती है और क्रिस्टल धीरे धीरे पिघलने लगता है। देखते ही देखते आग ठंडी हो जाती है। तब मैजिक शुरू होता है। आसमान से चमकीली रोशनी निकलती है और लिटिल फिश चमकने लगती है और एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची में बदल जाती है। प्रिंसेस ये सब देख के हैरान हो जाती है और तभी आसमान में उजाला हो जाता है। बहुत दिनों बाद सूरज की मध्यम मध्यम रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है और कुछ ही देर बाद पूरा किंगडम रोशनी से भर जाता है। तब प्रिंसेस शाइन उस बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी कलर की वजह से उसका नाम पेस्टल रखती है। तभी ईविल प्रिंसेस की आंख खुलती है और वो चौंक कर खिड़की के बाहर देखती है और देखती है चारों तरफ तो उजाला फैला हुआ है। वो जल्दी से इधर उधर अपने रूम में क्रिस्टल को ढूंढने लगती है। उसे क्रिस्टल कहीं नहीं मिलता। वह गुस्से में जेल की तरफ जाती है जहाँ प्रिंसेस शाइन और उसके पेरेंट्स कैद थे। वह उनसे जाकर पूछती है कि मेरा क्रिस्टल किसने चुराया। तब प्रिंसेस शांति से जवाब देती है और बोलती है कि वो तो यहाँ बंद है, यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती, तो वह ऐसा कैसे कर सकती है। तब ईविल प्रिंसेस सोचने लगती है कि वह सही कह रही है और वहाँ से चली जाती है और अपने सिपाहियों को बुलाकर कहती है, जाओ, जिसने मेरा क्रिस्टल चुराया है उसे ढूंढ कर लाओ। और सोचने लगती है कि आखिर ये किसने किया होगा, क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है। खैर, जो भी हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगली रात पेस्टल फिर से प्रिंसेस शाइन को जेल से आज़ाद कराती है और दोनों फिर जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ प्रिंसेस शाइन पेस्टल को पॉइजनस रिवर दिखाती है और उदासी से कहने लगती है, इसे भी ईविल प्रिंसेस ने अपने जादू से खराब कर दिया है। बाकी सभी प्रजा पता नहीं कैसे जिंदा होगी बिना पानी के। वो लोग दूर दराज से पानी लाते हैं और महीनों गुजारा करते हैं। पेस्टल पूछती है तो इसे पहले जैसा करने का कोई तो तरीका होगा। तब प्रिंसेस बताती है कि अगर इसमें अमृत की एक बूंद भी डाली जाए तो ये फिर से पहली जैसी हो जाएगी। पेस्टल ने सोचा जैसे क्रिस्टल उसे ईविल प्रिंसेस के रूम में मिल गया था, वैसे ही अमृत भी वहाँ मिल जाएगा। लेकिन प्रिंसेस शाइन बताती है कि किसी को भी नहीं पता कि अमृत कहाँ मिलेगा। फिर प्रिंसेस कहती है कि वह अपनी प्रजा से मिलना चाहती है। उसके बाद प्रिंसेस और पेस्टल दोनों प्रजा से मिलने गाँव चले जाते हैं। पहले तो प्रजा उन्हें देखकर बहुत शॉक हो जाती है, फिर खुशी से झूम उठती है और भागकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि सब पहले जैसा कर दीजिए प्रिंसेस शाइन। तब प्रिंसेस शाइन उन्हें हिम्मत बांधती है और कहती है कि वह उस पर भरोसा रखे, वह सब ठीक कर देगी। तभी पेस्टल आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि अब उजाला होने वाला है, उसे वापस जेल लौट जाना चाहिए, नहीं तो ईविल प्रिंसेस को हम पर शक हो जाएगा और वह चिंता ना करे, वो कुछ ना कुछ करके अमृत का रास्ता ढूंढ ही लेंगे।
और प्रिंसेस शाइन वापस से जेल में आ जाती हैं। पेस्टल भी रिवर के पास आकर बैठ जाती है और अमृत के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक नेचर मदर दिखती हैं जो उसे अमृत के बारे में बताती हैं और कुछ आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है। वह देखती है वहाँ तो कोई नेचर मदर नहीं थी। अगले ही पल वह शॉक हो जाती है और देखती है कि एक फिश पानी में से उसे बुला रही होती है। वो शॉक थी क्योंकि नदी का पानी जहरीला था, कोई भी उसे टच नहीं कर सकता था। अगर किसी ने उसे टच किया तो वो मर जाता, पर मछलियाँ जिंदा थीं और उसे बुला रही थी। वो बिना कुछ और सोचे नदी में कूद जाती है। वो देखती है नदी के पार भी एक अलग दुनिया है, लेकिन वहाँ बहुत ही थोड़े लोग रहते हैं। वह उनके पास जाती है और अमृत के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सब मना कर देते हैं और मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। पेस्टल निराश होकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी पेस्टल एक बात नोटिस करती है कि वहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं। वह सोचने लगती है या तो ये नहीं जानते कि दुख क्या होता है या फिर इनमें कोई बुराई नहीं, और सोचने लगती है कि अब अमृत को कैसे ढूंढा जाए। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और उसके पास बैठ जाता है और वो पेस्टल को अपने साथ रहने का ऑफर करता है। पेस्टल भी उसकी बात मान जाती है और उसके साथ उसके घर रहने चली जाती है, जहाँ वो अपने पोते ईव के साथ रहते थे। पेस्टल और ईव अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पेस्टल गांव वालों के साथ भी अच्छी दोस्ती कर लेती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे में ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन बूढ़ा आदमी पेस्टल से कहता है कि अब तुम्हें दुनिया छोड़नी होगी, और गांव वालों से कहता है कि अब पेस्टल को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। यह बात सुनकर गाँव वाले दुखी हो जाते हैं और उसे जाने से मना करते हैं। तब बूढ़ा आदमी कहता है कि अब वक्त हो गया है, तुम्हें शाइन की मदद के लिए वापस जाना चाहिए। यह सुनकर पेस्टल शॉक्ड हो जाती है और पूछती है आपको कैसे पता। वो गांव वालों को फिर कहते हैं जाओ पेस्टल को आखिरी अलविदा कह आओ और उसे जाने दो। यह बात सुनकर सारे गांव वाले दुखी हो जाते हैं और एक ऐसी भावना महसूस करते हैं जिसे वह पहले नहीं जानते थे। वह भावना थी दुख की, उदासी की, किसी के अलग होने की और छोड़कर जाने की। यह एहसास उनके आंसू बनकर निकलता है और वो आंसू जमीन पर गिरते ही मोतियों में बदल जाते हैं, जिसे देखकर पेस्टल बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तब बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि यह दुनिया ईश्वर ने अभी ही बनाई है और यह अभी पूरी तरीके से नहीं बनी, और मैं इस दुनिया की देख रेख के लिए यहाँ आया हूँ। और ऐसे ही हर दुनिया में ईश्वर का एक मैसेंजर जरूर होता है जो भलाई की राह पर चलने वाले लोगों के सवालों के जवाब देता है। बूढ़ा आदमी आके कहता है कि तुमने इस जहां को एक नया एहसास दिया है और बताया है कि अलहदगी क्या होती है, किसी से जुदा होना क्या होता है। तुम्हारे लिए यह सब नया नहीं है, लेकिन इनके लिए है। तभी बूढ़ा आदमी ज़मीन से उठाकर एक मोती पेस्टल को देता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। पेस्टल वो मोती लेकर नदी के बाहर आ जाती है और गाँव वालों को नदी के किनारे बुलाकर मोती दिखाकर कहती है कि यह देखो, मैं इस नदी को अब ठीक कर दूंगी। तभी गांव वालों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उनके आंसू नदी में गिरकर मोतियों में बदल जाते हैं। यह देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि यह क्या हुआ, लेकिन पेस्टल हैरान नहीं होती क्योंकि वह यह सब देख चुकी होती है। वो एक मोती नदी से उठाती है और बूढ़े आदमी द्वारा दिए हुए मोती दोनों को मिलाकर नदी में डाल देती है। तब एक बड़ा मोती आसमान में उछलता है और एक जादुई रास्ता खुलता है। पेस्टल उस रास्ते में चली जाती है और वहाँ उसे अमृत मिलता है। पेस्टल वो अमृत ले आती है और नदी में डाल देती है। नदी साफ हो जाती है, पानी एकदम नीला हरा हो जाता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उछलने लगते हैं और वो जाने कितने दिनों बाद उस नदी का पानी पीकर देखते हैं। इवन प्रिंसेस तक यह खबर भी पहुंच जाती है। वो सोचने लगती है कि कौन मसीहा बनकर इनकी मदद कर रहा है। वो अपनी पावर्स यूज़ करती है और पता लगाती है कि ये किसने किया, और तब उसे पहली बार पेस्टल के बारे में पता चलता है। फिर अगली रात पेस्टल प्रिंसेस शाइन से मिलने जाती है। वह उसे सब कुछ बताना चाहती थी कि इन बीते दिनों क्या हुआ। वह बताना चाहती थी कि अब नदी भी साफ़ हो चुकी है। वो छुपते छुपाते जेल जाती है और देखती है कि प्रिंसेस शाइन तो सो रही है और उसके पास एक बहुत बड़ा सुंदर सा मिरर रखा हुआ है जो पहले वहाँ नहीं था। मिरर पेस्टल को हिप्नोटाइज करता है और उसे अपने पास बुला लेता है। जब पेस्टल मिरर के अंदर घुस जाती है तो वो देखती है वहाँ राजकुमारी पहले से ही है और भी लोग हैं जिन्हें इविल प्रिंसेस ने पहले से ही कैद किया था। पेस्टल भागकर प्रिंसेस के गले लग जाती है और खुश हो जाती है। फिर वह सभी लोग बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ से निकला कैसे जाए। तब मिरर आता है। वे लोग मिरर को समझाते हैं कि मिरर तो हमेशा सच दिखाने का काम करता है, फिर उसने अच्छे लोगों को कैद क्यों किया है और वो भी इविल प्रिंसेस के कहने पर। इस पर मिरर कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे कुछ पहेलियों के जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। मिरर पहला सवाल पूछता है कि बताओ ऐसा कौन है जिसने ना कभी सच बोला हो और ना कभी झूठ। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या जवाब हो सकता है।
दूसरे सवाल में आईना एक दृश्य दिखाता है जिसमें वह दिखाता है कि एक जानवर माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है और अगले ही पल वो बच्चा अपनी माँ को गोद में खिला रहा होता है। तब मिरर पूछता है कि बताओ इससे क्या समझे। तब मिरर कहता है कि तीसरा सवाल नहीं, चुनौती है। जाओ मेरे लिए एक कागज के पन्ने में हवा भर कर लाओ। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कागज में कैसे हवा भरी जा सकती है। आईना आगे कहता है कि याद रहे, एक सवाल के लिए सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। सभी सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है। तब पेस्टल बताती है कि पहली पहेली का जवाब है वो इंसान जो जन्म से बोल नहीं सकता, केवल वही है जिसने कभी भी झूठ और सच नहीं बोला। आईना उसके जवाब से संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद प्रिंसेस शाइन बताती है कि जो आपने दृश्य दिखाया उसका अर्थ है कि जैसे हमारे माता पिता हमें बचपन में पालते हैं वैसे ही उनके बूढ़े होने पर हमें उन्हें पालना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान बच्चा बन जाता है। प्रिंसेस की बात सुनकर भी मिरर संतुष्ट हो जाती है। फिर प्रिंसेस आती है और उसे एक कागज का बना पंखा देती है और कहती है कि इसे हिलाने पर इसमें से हवा निकलेगी, क्योंकि मैंने इसमें हवा भरी है। प्रिंसेस शाइन और पेस्टल की सूझबूझ देखकर मिरर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम वाकई यहाँ की प्रिंसेस बनने का हुनर रखती हो। मैं तुम सभी को आज़ाद करता हूँ। उसके बाद आईना उन्हें कैसल के एक खुफिया कमरे में जाने को कहता है और बताता है कि वहाँ उन्हें इविल प्रिंसेस की मौत का राज और बहुत सारा वक्त मिलेगा। वह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या अर्थ है। वह कुछ पूछते उससे पहले ही मिरर वहाँ से जा चुका था। प्रिंसेस और पेस्टल भी अपनी दुनिया में वापस आ चुकी होती हैं। यहाँ आकर उन्हें पता लगता है कि इविल प्रिंसेस जल्द ही अपनी पावर्स बढ़ा लेगी, फिर उससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो दोनों बिना कुछ और सोचे मिरर के कहे अनुसार उस खुफिया कमरे में चले जाते हैं। वो देखते हैं उस कमरे में बहुत सारी घड़ियां थी और हर कोई एक अलग ही समय से चल रही थी। तब पेस्टल और साइन को समझ आता है कि मिरर ने बहुत सारे वक्त वाली बात क्यों कही थी। ये सारी घड़ियां अलग अलग टाइमलाइन की थी। अगर किसी भी घड़ी के साथ कोई छेड़खानी की गई तो सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कोई जादू ना टूटे, हो सकता है कि इविल प्रिंसेस और भी ताकतवर हो जाए, कुछ भी हो सकता था। तब पेस्टल ने सभी घड़ियों को बारी बारी देखा और एक को खोला और जादू हुआ और वो एक टाइम में पहुंच गई जहां 3 नन्हे बच्चे पैदा होने का जश्न 3 अलग अलग किंगडमों में मनाया जा रहा था। एक थी प्रिंसेस शाइन, एक प्रिंस एवलिन और एक प्रिंसेस डस्क। ये तीनों बच्चे सितारों के अनोखे मिलन पर हुए थे और कुछ अच्छी बुरी शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। प्रिंसेस शाइन जो नेचर से बात कर सकती थी, और प्रिंस एवलिन जिन्हें मिली थी मैजिकल स्वॉर्ड, और प्रिंसेस डस्क को मिली थी इविल हिप्नोटाइजिंग पावर। ऐसे ही दिन गुजर गए और प्रिंसेस डस्क सबसे शक्तिशाली बनने की चाह बचपन से ही रखने लगी थी। इसीलिए वो मदद की गुहार लेकर पड़ोस के किंगडम में जाती है और किंग से कहती है कि उसकी माँ ने सब पर इविल मैजिक कर दिया है, कृपया वह उसकी मदद करे। यह सुनकर अगले दिन राजा अपनी आर्मी लेकर जाता है और इविल क्वीन को हमला कर मार देता है और प्रिंसेस डस्क को अपने साथ अपने किंगडम में ले आता है। वह कोई और नहीं, प्रिंसेस शाइन के पिता किंग थे। वो प्रिंसेस शाइन और उसकी माँ से कहते हैं कि ये बच्ची जिसका नाम डस्क है अब से हमारे साथ ही रहेगी, और इस तरह प्रिंसेस डस्क प्रिंसेस शाइन की स्टेप सिस्टर बन गई। अब प्रिंसेस डस्क के लिए कोई कंपटीशन नहीं बचा था और देखते ही देखते ये लोग बड़े हो गए। और एक दिन प्रिंस एवलिन ने प्रिंसेस शाइन को प्रपोज किया। तब प्रिंसेस डस्क ने अपने इविल जादू पूरे किंगडम पर कर दिया और सबको हिप्नोटाइज कर दिया। उसके बाद वो प्रिंसेस शाइन और उसके माता पिता को जेल में बंद कर देते हैं। बाकी की कहानी पेस्टल को पहले से ही पता थी। अब पेस्टल पूरी बात समझ चुकी थी और कई अनकही बातें भी जान चुकी थी। अब वो वापस अपने समय में जाना चाहती थी। तभी वो देखती है कि नेचर मदर आई हैं और उसे उस टाइम लाइन से निकाल कर उसके सही समय में पहुँचा देती हैं और उसे एक कमरे में जाने को कहती हैं जहाँ प्रिंस एवलिन टॉय के रूप में रखे थे। पेस्टल टॉय प्रिंस को उठाती है और नेचर मदर की बटरफ्लाई उसे रास्ता बताती है। पेस्टल तितली के पीछे चलती गई। तितली उसे मैजिकल स्वॉर्ड के पास ले जाती है और जैसे ही पेस्टल वो स्वॉर्ड पकड़ती है, प्रिंस एवलिन अपने रूप में वापस आ जाते हैं। वो पेस्टल को उसकी मदद के लिए शुक्रिया बोलते हैं। उसके बाद वो दोनों कैसल की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी प्रिंसेस शाइन प्रिंस एवलिन को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और फिर खुशी से भागकर उनके गले लग जाती हैं। उसके बाद पेस्टल उन्हें बताती है कि अगर इविल प्रिंसेस को काबू करना है तो बेसमेंट में शांत पड़ी चेन को लाना होगा और उससे इविल प्रिंसेस को बांधना होगा, तभी उसकी शक्तियाँ कम होंगी और उसके बाद प्रिंस अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से आसानी से उसे मार सकते हैं और ये इविल जादू का खेल भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पर हमें ये काम जल्दी ही करना होगा, क्योंकि अगर एक बार चेन जाग गई तो वो पल पल इतनी बढ़ती रहेगी कि हम सब उसके नीचे दबकर मर जाएंगे।
वे लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब पेस्टल बताती है कि वो पास्ट में गई और वहाँ से बहुत कुछ पता करके आई है। तब तक ईविल प्रिंसेस को प्रिंस एवलिन और प्रिंसेस शाइन के बारे में भी पता चल चुका है और वो गुस्से से बौखला जाती है। जैसे ही प्रिंसेस शाइन और प्रिंस एवलिन बेसमेंट की तरफ चेन को लेने के लिए जाते हैं, तभी वह पूरे किंगडम में अपनी जहरीली हवा फैला देती है। धीरे धीरे हवा फैलने लगती है, लोगों का दम घुटने लगा, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी पेस्टल प्रिंसेस शाइन को कहती है कि वो नेचर से बात कर सकती है, ये पावर उसे जन्म से ही मिली है, तो वो नेचर मदर को याद करे और उन्हें मदद के लिए बुलाए। सिर्फ वही है जो हमारी मदद कर सकती हैं। तब प्रिंसेस नेचर मदर को बुलाती हैं और वो पूरी हवा फिर से ताज़ा और साफ कर देती हैं। तब सभी लोगों ने राहत की सांस ली और वो लोग बिना कोई देरी किए बेसमेंट में चेन को लेने चले जाते हैं। जैसे उन्होंने चेन को छुआ, वो जाग गई और अपना रंग और आकार बदलने लगी। वो बहुत भयावह और विराट होने लगी। उसने अपने विकराल रूप से पूरे किंगडम को घेर लिया, लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो लोग झटपटाकर उससे निकलने की कोशिश करते रहे पर नाकाम रहे। तभी नेचर मदर आती हैं और प्रिंस एवलिन को उनकी मैजिकल स्वॉर्ड देती हैं। प्रिंस हिम्मत कर अपनी स्वॉर्ड से चेन को तोड़ देता है और चेन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है और शांत हो जाती है। यह देखकर ईविल प्रिंसेस डर जाती है और सोचने लगती है कि एक एक के बाद उसके सारे जादू नाकाम होते जा रहे हैं, कहीं उसकी हार तो नहीं होने वाली। उसके बाद वह डरकर ईविल गॉड के पास जाती है और उनसे उनकी ईविल आर्मी देने की रिक्वेस्ट करती है और ईविल गॉड भी उसे अपनी आर्मी दे देते हैं। अब वो ईविल आर्मी लेकर वॉर के लिए बिल्कुल तैयार थी और अपनी आर्मी के साथ प्रिंसेस शाइन, प्रिंस एवलिन और नेचर मदर के सामने जा खड़ी हुई। उधर वो लोग भी युद्ध के लिए तैयार थे। ईविल प्रिंसेस सोचने लगती है कि अब उससे कोई नहीं हरा सकता, वो यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी नेचर मदर आती हैं और एक घड़ी निकालकर ज़मीन पर फेंक देती हैं। ज़मीन पर गिरते ही घड़ी चकनाचूर हो जाती है और अगले ही पल सारी ईविल आर्मी धुएं की तरह गायब हो जाती है और ईविल प्रिंसेस बेहोश होकर गिर जाती है। तब नेचर मदर ने कहा, इसे लगा इसने वक्त को काबू कर लिया है और अपनी मौत को अनंत काल के लिए इस वक्त में कैद कर लिया है। इसे लगता था ना ये घड़ी खुलेगी ना इसकी मौत आएगी, पर अफसोस मैंने वो घड़ी ही तोड़ दी जिसमें इसकी मौत कैद थी। अब इसकी मौत आज़ाद है, तुम जब भी इसको मारोगे वो मौत आ जाएगी। और प्रिंस एवलिन ने अपनी स्वॉर्ड से प्रिंसेस ईविल को मार दिया। इसके बाद सभी ने नेचर मदर को उनकी इस हेल्प के लिए शुक्रिया कहा। तब नेचर मदर ने बताया कि नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और वक्त से कभी भी ज़्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेचर मदर ने आगे कहा, पहले इसने आकाश फिर रोशनी सभी को अपनी मुट्ठी में करना चाहा, पर यह भूल गई कि कभी भी प्रकृति को बांधा नहीं जा सकता, उसे काबू नहीं किया जा सकता। इन सब के बाद भी जीवन की आधारभूत चीज़ें, हवा, पानी, सबको बर्बाद करने की कोशिश की है इसने। नेचर को नष्ट करने की कोशिश की है। नेचर को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि बदले में नेचर तुम्हें प्रोटेक्शन दे। इसे लगता था इसके राज कोई नहीं जान पाएगा, पर यह भूल गई मैं सदियों से यही हूँ, मैंने हज़ारों युग देखे हैं, मैं वह भी जानती हूँ जो कोई नहीं जानता। फिर नेचर मदर आगे कहती हैं, अब सारे जादू खत्म हो जाएंगे और तभी पेस्टल भी अपने असली रूप में आने लगती है। अगली सुबह नई रोशनी और उम्मीद लेकर आई। हर जगह खुशियाँ और चहल पहल थी। गम जश्न में बदल गए। प्रिंसेस को उसका थ्रोन और क्राउन वापस मिल गया। पेस्टल को भी उसकी हेल्प करने की और उसकी फ्रेंडशिप के लिए क्राउन से ऑनर किया गया। कुछ दिनों बाद प्रिंसेस शाइन ने प्रिंस एवलिन से शादी कर ली। अब पेस्टल भी अपने असली रूप में आ गई थी। अब पेस्टल के जाने की बारी थी। प्रिंसेस पेस्टल के जाने से उदास हो जाती है। दोनों अपने अच्छे समय को याद करते हैं। सभी लोग पेस्टल से मिलने आते हैं और उसे विदा करने आते हैं। वो सभी को अलविदा कहकर चली जाती है। तभी लिटिल फिश की आंखें खुलती है और वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ सुबह हो चुकी थी और सूरज की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। वो मुस्कुराती है और सोचने लगती है यह तो सिर्फ एक सपना था, और सोचती है कि ये कैसा सपना था। तभी वो मुड़कर देखती है तो उसे अपने बेड पर एक छोटा सा क्राउन दिखाई देता है। वो क्राउन प्रिंसेस शाइन ने उसे थ्रोन पर बैठने के बाद पहनाया था और वो मुस्कुराने लगती है।